अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द लास्ट सेशन, जिसमें हमने एक्चुअली एक सैम्पल प्रोजेक्ट रिसर्च का स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे थे, जो कि नॉलेज शेयरिंग की हवाले से थी, और हम देखना चाह रहे थे कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं नहीं करते। तो जनरली हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो जो लोग हैं, सीनियर एक्सपर्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स के, वो समटाइम्स जो है अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते। और हम बेसिकली इसी एरिया में एक हमने सिनेरियो डेवलप किया था, और हम कह रहे थे कि हम मालूम करना चाहते हैं कि जो नॉलेज शेयरिंग के जो इंटेंशन है, उसके ऊपर क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। तो उसमें हमने एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन को यूज़ करते हुए हमने आइडेंटिफाई किया कि इंडिविजुअल के एटीट्यूड और जो आपकी सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस आपके आपकी जो इंटेंशन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और टूवर्ड्स दी एंड हम लोगों ने ये बात की थी कि जो आपके जो क्वेश्चनर है, वो आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और क्वेश्चनर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर जो आपका वेरिएबल होते हैं, उसके जो है स्पेसिफिक आइटम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो उसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एटीट्यूड को मेजर करने के लिए 5 डिफरेंट क्वेश्चंस किए गए थे, और उनमें से कुछ नेगेटिवली वर्डेड थे, कुछ पॉजिटिवली वर्डेड थे, और बेसिकली वो सब के सब जो है उसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज शेयरिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, जो आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ है। और फिर हमने उस जो क्वेश्चनर के बेस पे जब डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, तो हम कहते हैं कि उसको फिर हम बेसिकली इनिशियली हम टेस्ट करते हैं कि वो डेटा जो है किस क्वालिटी का है, या उसमें जर्नल जो डेटा है वो किस लेवल का है। उसमें हम उसके असेसमेंट करने के लिए हम उसका अपने डेटा को चेक करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रही थी वो यही थी कि हम SPSS के अंदर हम जो डेटा हमारा एंटर हो रहा है उसको हम एनालिसिस के करने के स्टेज पे आ गए थे। और उससे पहले जितने ये स्टेप्स थे, सच एज के प्रॉब्लम डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च को हमने डिस्कस कर लिया था, गैप आइडेंटिफाई करके हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन डेवलप कर लिए थे, और फिर हमने इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू बता दिया था कि वो कैसा होगा, और फिर थ्योरेटिकल फ्रेम को कवर किया था, और फिर हमने कहा था कि मेथडोलॉजी जो होगी वो क्या होगी, और हमने कहा था कि बेसिकली हम तकरीबन 150 जो है सीनियर मैनेजर्स, IT जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनसे सर्वे करेंगे जो है, और उसके बाद बेसिकली हम जो है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका जो डेटा आएगा। और जो बेसिकली जो हमारा मॉडल था, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि उसमें हमने आपके पास एटीट्यूड था एक वेरिएबल, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म था, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो था हमारे इस केस में वो हमारा इंटेंशंस टू शेयर था। ये तो हमारा बेसिक मॉडल था। इसके अलावा हमने कहा कि जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो जो है वो उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली भी इंटेंशंस के ऊपर होता है, या फिर वो इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू एटीट्यूड, यानी वो सब्जेक्टिव नॉर्म जो है वो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एटीट्यूड जो है फिर बाद में आपके सब जो है इंटेंशंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तो ये चीज़ हमने बात की थी। इसके अलावा हमने ये कहा था कि सर्टन वेरिएबल्स ऐसे ये हैं, जैसे कि अगर आपकी प्रोजेक्ट जो है वो आपकी जो जॉब है वो अगर टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो उसका हमने कहा था कि उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट भी हम देखना चाह रहे हैं बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड और जो आपका है सब्जेक्टिव जो आपकी इंटेंशन है उसके दरमियान में। तो ये हम लोगों ने मॉडल लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम चल रहे हैं आगे, और हमने इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें जो हमने करनी है बेसिकली उनमें से हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, रिलायबिलिटी वगैरह और रिलायबिलिटी वैलिडिटी वगैरह चेक करेंगे, और इसमें हम जो आपकी रिलायबिलिटी है वो हम क्रॉनबेक अल्फा का है एक टेक्निक जिसके थ्रू में आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं है। और वैलिडिटी चेक करने के लिए हमने कहा था हम फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम जनरली हम कोरिलेशंस भी निकालेंगे सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में,
टू गेट बेटर फीलिंग कि एक्चुअली इन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है कि नहीं है और सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ हाइपोथेसिस जो थे उससे रिलेटेड थे। इसी तरह हमारा एक हाइपोथेसिस था जो रिग्रेशन के बेसिकली हम ये कह रहे थे कि हमारा जो इंटेंशन जो है वो एक्सप्लेन होती है थ्रू सब्जेक्टिव नॉर्म और इंटेंशन टू शेयर। तो हम ये भी आज देखने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बेसिस पे हम सर्टेन इंटरप्रिटेशंस करेंगे। तो आज का सेशन मोस्टली हमारा SPSS के साथ और SPSS के यूज़ करने में होगा। तो हमने एक कुछ डेटा जो है फाइल एक SPSS की फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। जी, हम SPSS को स्टार्टअप कर रहे हैं और हमने अपनी डेटा फाइल डेटा सेट खोली है। इसमें बेसिकली आपके पास देखें तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, ये सीरियल नंबर पड़ा हुआ है आपके रिस्पोंडेंट्स का। हमने कहा था कि जो भी आपका क्वेश्चनर होता है उसको अपने ज़रूर कुछ ना कुछ कोड कर दें जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो डेटा आ रहा है जो क्रॉस थे, क्योंकि आमतौर पर ये आपका रिकॉर्ड 1 2 3 यानी ये क्वेश्चनर 1 है, ये फिल हो रहा है, इसका ID नंबर है, ये उसमें जो आपके आइटम्स हैं और अगेंस्ट सर्टन वेरिएबल वो चल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। ये सब आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्ड किया। और इसमें जो हमारा हमने कहा था कि इसमें इंटरवल स्केल यूज़ कर रहे हैं, जो 5 लिकर्ट इंटरवल स्केल है जिसमें स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री वाला था। और इसमें बेसिकली हमारे पास जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये एटीट्यूड के ऊपर हमने 5 सवाल किए थे, अगर आपको याद हो जो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे। तो हमने हर सवाल के अगेंस्ट एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, जैसे ये वेरिएबल तो A1 A2 A3 4 A5 तक आपके कौन से वेरिएबल हैं। ये हम वेरिएबल व्यू में जब आते हैं तो हमें ये 5 सवाल जो हैं बेसिकली हम लोगों ने एटीट्यूड पे किए थे। सब्जेक्टिव नॉर्म पे हमारे 6 सवाल बने हैं। अब सब्जेक्टिव नॉर्म में अगर आपको याद हो तो हमने कहा सब्जेक्टिव नॉर्म जो है वो अगर ऑपरेशनलाइज उसको किया जाए तो उसके 2 बेसिकली सब डायमेंशंस बनती हैं। एक जो थी बिलीफ ऑन दी सब्जेक्टिव नॉर्म था और दूसरा जो था अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो था मोटिवेशन टू कंप्लाई। तो इसमें जो पहले 3 सवाल हैं थे उसके जो अगर आप क्वेश्चनर को देखेंगे अपने पिछले उसमें जो सेशन में, तो उसमें पहले 3 सवाल जो हैं वो बेसिकली आपके नॉर्मल बिलीफ ऑन दी नॉर्म्स के बारे में थे और बाकी के जो आपके लास्ट 3 सवाल हैं वो बेसिकली आपके मोटिवेशन टू कंप्लाई से रिलेटेड थे। तो बेसिकली टोटल 6 क्वेश्चन उसके थे। और इसके अलावा हमारे पास जो सवाल कुछ थे वो जो हैं वो आपके इंटेंशंस टू शेयर के ऊपर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सवाल ये हमारे पास let's have a look at detail. ओके, ये जो आपके पास दूसरे जो सवाल थे इंटेंशन टू शेयर वाली वो ये पड़े हुए हैं आपके पास ISTK 1 से लेके ISTK 2 3 4 5। और इसके अलावा कुछ डेमोग्राफिक डेटा भी हम लोगों ने जो कहा वो कलेक्ट किया है, जिसमें हमने जेंडर को और एज और इसके अलावा हमने एक वेरिएबल जो आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि हमारे पास जॉब की नेचर के ऊपर हमने पूछा था ये कितनी ड्यूरेशन यानी परमानेंट है कि ये टेम्परेरी है। इस सॉर्ट ऑफ डेटा हमारे पास पड़ा हुआ था। तो ये हमारे पास डेटा है और ये हमारा वेरिएबल व्यू है SPSS के अंदर और ये आपका एक्चुअली इसका डेटा व्यू होती है। ये डेटा क्या है जो उसके अंदर एंटर डेटा है वो पड़ा हुआ है। तो अपेरेंटली ये तकरीबन 250 रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं जो इस डेटा के ऊपर हम अब इसके ऊपर हम सर्टन वर्किंग करेंगे। तो हम लोगों ने जो शुरू में बात की थी कि आप अपने डेटा को सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि सर्टन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करें जिनमें आप सर्टन चीज़ें लाइक फ्रीक्वेंसीज, और ये हम लोगों ने पहले भी निकाल के देख चुके हैं कि सर्टन फ्रीक्वेंसीज निकाली जा सकती हैं जो कि इस ऑप्शन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस में आए, डिस्क्रिप्टिव में फ्रीक्वेंसीज में आए तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह हमने बात की थी क्रॉस टैब भी सर्टन है वैल्यूज जो उसको निकाली जा सकती हैं और ये सर्टन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं जो कि बेसिकली आपके पास है। अब लेट्स से अगर हम कहना करना चाहते हैं आपका अगर हम बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकालें तो हम चाहेंगे लेट्स से फ्रीक्वेंसीज निकालना चाह रहे हैं फॉर लेट्स से
दी फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम निकालें तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स टाइप आएगी जो वो आपको बता रही है बेसिकली कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो आंसर्स आ रहे हैं वो बेसिकली 258 जो है टोटल रिस्पॉन्सेस थे, कोई इसमें से मिसिंग नहीं है, ठीक है। और मिसिंग की हम लोगों ने बात की थी कि वी वांट टू मेक श्योर कि मिसिंग का डेटा जो है उसको एलिमिनेट किया जाए, और उसमें देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप में अपने मिसिंग वैल्यूज़ को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद बाकी आप एनालिसिस पे करें। तो बेसिकली अगर हम A1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो एटीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखें तो उसने बेसिकली इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है कि अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर जिन्होंने 1 को टिक किया है वो तकरीबन 5 लोग हैं, 2 को जो उन्होंने टिक किया वो 27 है, 3 को टिक जो करने वाले हैं वो 32 हैं, 4 को टिक करने वाले जो हैं वो 89 हैं, और दी 258। और इसी के इसके आगे जो है वो परसेंटेजेस भी आपको मिल रही हैं कि ये 1.9% है, ये 34% है, और 3.9, 39 तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने आंसर दिया है वो एक्चुअली जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 के जो है, जो ऑप्शन नंबर 5 है, स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री जो भी है उसको इन्होंने टिक किया हुआ है बेसिकली। तो 39% लोगों ने इसको टिक किया है और 34% ने इसको टिक किया है। तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ इन टर्म्स ऑफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनकी क्या आ रही है, ठीक है जी। इसी तरह की आप इन्हीं के ऊपर एनालिसिस और जो मुख्तलिफ चीज़ें निकाल सकते हैं, जिनमें से आप हम लोग कह रहे थे कि हम सच थिंग्स लाइक हम रन कर सकते हैं अपने सिंपल ग्राफ्स भी निकाल सकते हैं, सच एस के आपके पास ग्राफ टेबल्स में चले जाएं, ग्राफ में जाएं, लेगेसी डायलॉग में जाएं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस ऑफ ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ्स में आपके पास पाई चार्ट की तरह का भी आ सकता है, और जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर जो है वेरिएबल के ऊपर ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वही जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको डिस्प्ले कर दिया कि 5 ज़्यादा जो कि रेड एरिया जो है ज़्यादा है, बेसिकली रिस्पोंडेंट जो है वो 5 को उन सब ज़्यादा लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सर्टेन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव है, ये हम लोगों ने पहले भी आपको लास्ट एक सेशन में इसको डिस्क्रिप्टिव है। तो लेट्स मूव ऑन टू डूइंग सम मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया वो बेसिकली आपकी गुडनेस ऑफ डेटा के हवाले से है। तो उसमें हमने कहा था कि 2 तरह की चीज़ें हम चेक करते हैं गुडनेस ऑफ, उसमें एक हम चीज़ करते हैं कि आपकी डेटा की जो है वो रिलायबिलिटी, और दूसरा हम देखते हैं वैलिडिटी। इस केस में अगर हम अपने डेटा की जो है रिलायबिलिटी देखें तो हमारे पास एनालिसिस के पोर्शन में आए, एनालिसिस के पोर्शन के बाद आप चले जाएं स्केल्स के रिलायबिलिटी के हवाले से। तो रिलायबिलिटी स्केल्स की रिलायबिलिटी अगर हमने चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से हमारे पास जो है आपका एटीट्यूड, उसके ऊपर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं विच इज़ बेसिकली दीज। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं, जो डेटा हमारे पास है, ये रिलायबल है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इनको राइट साइड पे इस बॉक्स में कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये अल्फ़ा निकल रहा है, ये लिखा आ रही है बेसिकली ये क्रॉनबेक अल्फ़ा है जो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके जो डेटा के अंदर वो रिलायबिलिटी है कि नहीं है। और यहाँ पे आपके राइट साइड पे एक स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्केल इफ़ आइटम्स डिलीटेड का मुझे बता दें कि इन केस मेरी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं आ रही ऑफ द डेटा, तो मैं क्या करूँ, किस आइटम को डिलीट करूँगा तो जिससे मेरी रिलायबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। और इस पर हम बात कर चुके थे कि अगर हम किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो हमने बहुत ये ध्यान से करना है कि ये ना हो कि हमारी वैलिडिटी जो है आपके जो वो सफ़र करे। इस लिहाज से एहतियात से डिलीट करना है, मेकिंग श्योर कि कोई मेजर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लूज़ ना हो जाए। बट ये दोनों चीज़ों को जब हम सिलेक्ट करते हैं और हम इसको क्लिक करते हैं ओके पे, तो ये हमें आपके रिलायबिलिटी ऑफ दी जो डेटा है यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्केल दे देता है। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर ये 0.7 ऑनवर्ड्स आपके पास आ रही है रिलायबिलिटी, तो इसका मतलब है कि अच्छी रिलायबिलिटी है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केल फॉर दिस डेटा, जो डेटा आपका है। तो इसमें जो रिलायबिलिटी आ रही है ये बेसिकली इसमें देखिए तो ये है आ रही है 0.734
फॉर 5 आइटम्स, जो 5 आइटम्स हमने सेलेक्ट किए थे। किसके आइटम सेलेक्ट किए थे? ये आपने एटीट्यूड के जो 5 आइटम सेलेक्ट किए थे उनकी वो बात कर रहा है। तो इसमें इनकी रिलायबिलिटी जो आ रही है 0.736 आ रही है। और इसके अलावा वो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर हमने क्रॉनबाख और अच्छा देखना है तो इसमें से हम अगर 0.76 हमने लेके जाना है तो हम A5 को डिलीट कर दें तो हमारा ये है क्रॉनबाख अल्फ़ा इफ आइटम डिलीटेड तो 0.76 हो जाएगा। लेकिन 0.734 0.76 में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और अपेरेंटली 0.7 अगर आ जाता है आपका रिलायबिलिटी तो उस पर्टिकुलर आपके जो है स्केल की, तो आप इसको मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस के आपका इससे ड्रॉप हो जाए तो फिर आप करें। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर हम देखें तो इसकी जो है रिलायबिलिटी फॉर द एटीट्यूड स्केल जो है वो ठीक आ रही है। यानी हमारा जो एटीट्यूड का जो स्केल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछले सेशन में, हमने कहा था उसके ऊपर 5 सवाल हैं, उसमें जो 5 सवाल जो हैं वो उनकी रिलायबिलिटी हाई आई है, वो डेटा वाइज दे आर रिलायबल। और इसमें हमारे पास आपकी अब आप इसके नेक्स्ट जो ऑपरेशंस हैं हम अपने इसके ऊपर आसानी से इस पर्टिकुलर वेरिएबल को भी कर सकते हैं। इसी तरह का हम रिलायबिलिटी चेक करें किसकी, लेट्स हैव अ लुक एट के रिलायबिलिटी ऑफ द सब्जेक्टिव नॉर्म का जो हमारा था उसको अगर हम देखें तो क्या है इसमें, ये जो हमने इन डेटा आइटम्स को सिलेक्ट करके वापस भेज दिया और सब्जेक्टिव नॉर्म के जो 6 आइटम्स हैं उनको अगर हम सिलेक्ट करें तो देखते हैं कि सब्जेक्टिव नॉर्म पे क्या आपकी रिलायबिलिटी आ रही है। ओके, सब्जेक्टिव नॉर्म जो बेसिकली जो रिलायबिलिटी शो कर रहा है बेसिकली 6 इसके आइटम्स हैं, जो रिलायबिलिटी 0.681 है और ये भी इतनी बुरी नहीं है, इट्स क्लोज टू 7। और अगर इसको हम इम्प्रूव करना चाहें तो हम बेसिकली 0.690 जो हो सकती है ये मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है अगर हम सब्जेक्टिव नॉर्म 6 को इसमें से डिलीट कर दें तो ये हमारी रिलायबिलिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है रिलायबिलिटी के सो फार इनकी रिलायबिलिटी ठीक आ रही है। तीसरी जो हमारा वेरिएबल था वो अगर आपको याद हो तो वो बेसिकली हमारा मेन जो वेरिएबल था वो इंटेंशंस था, उसको अगर हम देखें उसके जो स्केल्स की रिलायबिलिटी को हम चेक करें तो वो हमारे पास ये उसके इंटेंशन टू शेयर के वेरिएबल थे, ये 5 उसके क्वेश्चंस बनाए गए हैं और इसकी रिलायबिलिटी चेक करें तो ये 0.899 विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ जो रिलायबिलिटी है आपकी इस पर्टिकुलर जो स्केल की। तो इसमें से ये हमें पता चल रहा है कि ये रिलायबल है। इसके ऊपर जब आगे एनालिसिस करेंगे तो वो हमारे रिलेटिवली बहुत अच्छे और मुनासिब आएंगे उनके रिजल्ट्स। तो इन अ सेंस हमने अभी जहाँ पे जो चेक किया है वो कि आपके डेटा की रिलायबिलिटी है कि नहीं है। तो जो स्केल्स यूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू स्केल्स और उसके नीचे जो डेटा है वो उनमें जो है वो अच्छा जो है सिंक नज़र आ रहा है और ये आपका डेटा है जो है बेहतर है। तो ये यहाँ से हमें चेक कर रहे हैं कि आपकी रिलायबिलिटी है कि नहीं। अब वैलिडिटी को अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे एनालिसिस के अंदर है ऑप्शन डायमेंशन रिडक्शन का और ये बेसिकली फैक्टर एनालिसिस कहलाता है। ये अगेन ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं किस डायमेंशन के साथ प्रॉपरली लिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो क्रॉनबाख का जो मेन फंक्शन था वो ये देख रहा था कि आप ये जो जितने इसके आइटम्स हैं इनके आपस में कितना अच्छा मेल है, ये लिंक्ड हैं कि नहीं है, इससे वो इस्टेब्लिश कर रहा था आपकी रिलायबिलिटी को। जबकि आपकी जो आपका जो फैक्टर एनालिसिस है वो बेसिकली ये देख रहा होता है कि आपके जो आइटम्स हैं वो आपके उस डायमेंशन के ऊपर सही तरह से लोड कर रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो लेट्स से अगर हम इसकी रिलायबिलिटी चेक करना चाहें अपने लेट्स से इंटेंशन टू शेयर की जो आइटम्स हैं ये सारे उसके सेपरेट आइटम्स हैं जिनको अगर हम देखना चाहें कि ये इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को हम चेक करना चाह रहे थे। यहाँ पे हमने ऑप्शन फैक्टर एनालिसिस में हम जाएं तो हम एटीट्यूड को लेट्स से चेक करना चाहें कि उनके इन आइटम्स जो हैं ये सारे आइटम्स जो हैं ये आपका जो एटीट्यूड का मेन क्योंकि एटीट्यूड बेसिकली एक ही डायमेंशन से मेजर हो रही थी तो ये क्या सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके उस डायमेंशन के नीचे आते हैं, लोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे।
तो बेसिकली ये आपका इंडिकेट कर रहा है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस करने के बाद वो ये आती है कि आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल आता है वो आपका है ये नीचे वाला, जो विच इंडिकेट्स कंपोनेंट मैट्रिक्स। तो ये बता रहा है कि इन जो 5 सवाल हैं, इस पाँचों के पाँचों सवाल जो हैं ये एक कंपोनेंट ही के हिस्सा है। तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली जिसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि डायमेंशंस आपके जो आपका क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कितनी डायमेंशंस जो हैं और सब डायमेंशंस बननी चाहिए। और फैक्टर एनालिसिस बेसिकली हेल्प करता है आपको बहुत सारे ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस करके इनटू स्मॉलर सेट ऑफ डायमेंशंस में। अब इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो यही है बेसिकली कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप एनालिसिस जब करते हैं आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस का एनालिसिस करना आपका लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपने 5 सवाल एटीट्यूड पे ही किए हैं और सबका आपने अलग-अलग एनालिसिस करेंगे तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो आप फिर क्या करते हैं कि उन सब पाँचों को बेसिकली एक पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर ले आते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये पांचों सवाल जो बनाए गए हैं हम ये एक्चुअली देखते हैं कि क्या ये उस पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन पे लोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें अपेरेंटली ये हो रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जो आपके पास सब्जेक्टिव नॉर्म है, अगर हमने देखा था जब आपको याद हो तो सब्जेक्टिव नॉर्म जो है इटसेल्फ जो है वो जिसके 6 सवाल हैं ये सारे के सारे एक डायमेंशन से नहीं है, बेसिकली ये 2 डायमेंशन से हैं। इसलिए जब इसका फैक्टर एनालिसिस करता है तो एक्चुअली सजेस्ट करता है कि ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। अब कैसे पता चलता है कि कौन से आइटम्स किस कंपोनेंट के अंदर आएंगे? जब इस ये टेबल बनता है तो बेसिकली जो आइटम्स है जैसे SN1 है, SN2, SN3, जो जहाँ पे ये हाईएस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, SN1 की यहाँ पे लोडिंग आ रही है 0.822 और यहाँ पे आ रही है -287। तो चाहे माइनस हो या पॉजिटिव, जो ज़्यादा लोडिंग जहाँ पे आ रही होती है आप उस आइटम को कहाँ कहते हैं कि इसके अंदर लोडिंग होना चाहिए। और इस आइटम को आप अगर कंपेयर करें SN2 को तो ये कंपोनेंट 1 के अंदर ही आता है, और SN3 जो है अगर कंपेयर करें तो ये अगेन कंपोनेंट 1 के अंदर आता है। लेकिन जब यहाँ पे SN4 को देखते हैं तो वो उसको कहता है कि ये कंपोनेंट 1 के अंदर लोड होना चाहिए, और SN5 और SN6 को सजेस्ट करता है कि वो उसको कंपोनेंट जो है वो आपका जो है लोड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वो बेसिकली कंपोनेंट 2 के अंदर लोड होना चाहिए, और कंपोनेंट जो है आपका 6 आपका जो आइटम नंबर SN6 है वो कहाँ लोड होना चाहिए? वो लोड कंपोनेंट 2 के अंदर होना चाहिए। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन जो पिछली स्लाइड से अगर हम देखें वापस, तो अगर आपको देखें तो ये इसके जो क्वेश्चन नंबर SN4 है, ये आइटम नंबर SN4 है, ये एक्चुअली ओरिजिनली हमने प्लेस किस में किया था, वो हमने उसका क्वेश्चन जो था वो मोटिवेशन टू कंप्लाई के रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन समहाउ इस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये कहाँ लोड हो रहा है, ये एक्चुअली जो आपका नॉर्म्स का जो बिलीफ और नॉर्म्स जो है उसके अंदर लोड हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपको एक देखें हम लोग, मैं उसको उसी क्वेश्चनर को निकाल के देखते हैं। वांटेड टू शो यू कि ये जो आपका मॉडल जो था वो क्या था। उसमें हमने कहा था कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटेंशंस को, और जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं नॉर्मेटिव बिलीफ से और मोटिवेशन टू कंप्लाई। और इसके नीचे जो क्वेश्चन बनाया था वो अगर आप देखें जो सब्जेक्टिव नॉर्म का बनाया था, तो ये पहले 3 जो सवाल थे वो बेसिकली वो टॉकिंग अबाउट जो आपके बिलीफ ऑन द नॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा है, और अगले जो 3 सवाल थे वो बेसिकली आपकी मोटिवेशन टू कंप्लाई थे, विच जनरली स्पीकिंग आई एक्सेप्ट टू कैरी आउट माई CEO पॉलिसी एंड इंटेंशन, जनरली स्पीकिंग आई एक्सेप्ट टू कैरी आउट माई बॉस's डिसीजन, जनरली स्पीकिंग आई रिस्पेक्ट एंड पुट इन प्रैक्टिस व्हाट माई कोलीग्स डिसीजन। तो ये जितने थे ये बेसिकली एड्रेस कर रहे थे आपकी मोटिवेशन टू कंप्लाई को। ऑन दी अदर हैंड जो ये पहले 3 वाले जो थे ये बेसिकली आपके बिलीफ, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके नॉर्म्स हैं उसके बिलीफ के ऊपर क्वेश्चंस थे कि आपका मैं बॉस क्या बिलीव करता है शेयरिंग की, प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करने के ऊपर, आपका इमीडिएट बॉस, आपका CEO, आपके कोलीग्स जो हैं वो क्या। तो ये बेसिकली सवाल थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये तीनों एक डायमेंशन सब डायमेंशन से हैं और ये दूसरी डायमेंशन से हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो डेटा जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको
उस तरह नज़र नहीं आ रहा। वजह ये देखिए, आप जरा थोड़ा सा फिर से इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे ये जो सब्जेक्टिव नॉन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये बेसिकली अपेरेंटली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसका कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये ओरिजिनली फॉल इसको करना चाहिए कंपोनेंट 2 के अंदर, विच इज़ इट्स नॉट डूइंग इट अकॉर्डिंग टू दी जो हमारा डिज़ाइन है ऑफ द क्वेश्चनर। बट समहाउ इस क्वेश्चन के ऊपर जो रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्ड जो किया है वो सही नहीं किया। तो ये सजेस्ट है ऑल्दो कि ये, क्योंकि ये ट्रबलसम है, दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसकी इसी बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो हम जो अब क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है हम ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। वजह ये है कि ये इसका ये ओवरलैपिंग सा हो रहा है, ये कुछ इधर भी आ रहा है और ओरिजिनली इसको कहीं और होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंट 2 के अंदर आना चाहिए था, जो मोटिवेशन टू कंप्लाई के अंदर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। तो ये अगेन आप ट्रबलसम हो सकता है। या इस तरह भी हो सकता है कि कभी कभार आपके पास जो ऐसा एक कंपोनेंट एक ऐसा आइटम आ जाए जो दोनों जगह पे सिमिलर नेचर का, सिमिलर वैल्यू के साथ लोड हो रहा हो, सेम उसकी वैल्यूज हो, तो तब भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें फिर यू नीड टू पिकअप कि इसको कहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। तो ये जो है बेसिकली अगेन ये आपको थोड़ा सा इनसाइट दे रहा है आपके डेटा के हवाले से कि आपके डेटा में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है कि SN4 जो है, जो सब्जेक्टिव नाउन 4 वाला क्वेश्चन जो है, जो आइटम है, वो प्रॉब्लमेटिक होगा अगर हम जब एनालिसिस डिटेल में करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि इसको हम इग्नोर कर दें और इसको हम अपनी एस्टिमेशंस में इसको इंक्लूड ना करें। लेकिन वो यू वांट टू मेक श्योर कि इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो हमारा ऐसा ना हो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिस हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है विच इज़ सब्जेक्टिव, ये वाला CO के बारे में, CO के जनरली स्पीकिंग आई एक्सेप्ट टू कैरी आउट माई CO's पॉलिसी। जब आप ये बात करते हैं जाके लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तो पता ये चला कि जनाब ये सवाल पे जो कन्फ्यूजन आ रही है वो जो आपके पास ये एक्चुअली इस बॉस के ऊपर तो उन लोगों ने जो आंसर्स आए थे, जो बॉस और माय कोलीग्स का जो है आंसर, वो एक उसी डायमेंशन में आ रहा है। किस डायमेंशन में आ रहा है? सब टू कंप्लाई के डायमेंशन में। लेकिन इसका आंसर जो है वो कुछ सही नहीं आ रहे, वो समहाउ इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो वो गलत है। तो एक चीज़ जो पता की जब हम इसको एनालिसिस करने जाके देखा कि क्या वजह हो सकती है, तो समवन सेड कि जी CO जो है ना, ये टर्म जो है ये हमें समझ नहीं आई थी, इस वजह से हमने इसका आंसर जो है वो हमें प्रॉपरली नहीं दे पाए। तो इसकी वजह से इसका जो जब एनालिसिस किया, इसके कंपोनेंट एनालिसिस किया, इसका फैक्टर एनालिसिस किया, तो पता चला कि इस क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लमेटिक जब क्वेश्चन है तो इसको बेहतर है कि आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि जनरली यू हैव आस्क्ड 3 क्वेश्चंस जो हैं आपने पूछे हैं ऑलरेडी, जो कि इस पर्टिकुलर सब डायमेंशन को एड्रेस कर रहे हैं। तो जनरली अगर बॉस की आप बात मानेंगे तो आप CO की भी बात मान ही रहे होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप किसी हद तक चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम योर जो है आपका जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें से निकाल दें। वजह है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इस पे सवाल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका जो है एडवांटेज है इस टाइम पे आपके डेटा की गुडनेस को चेक करने का। इससे पता चल रहा है कि आपके डेटा की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब इस डेटा को एनालिसिस शुरू किया तो हमें पता चला कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है ये आ नहीं रहा जहां इसको आना चाहिए था, सॉरी ये आइटम उस जगह पे आ नहीं रहा जहां पे उसको आना चाहिए था। तो बिफोर वी स्ट्राइक इट आउट, ये है इसको निकालने से पहले थोड़ा सा जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि जनाब ये CO जो वर्ड है ये कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था। CO यूज़ नहीं करते, आमतौर पर प्रेसिडेंट होता है या आपकी चेयरमैन होता है, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। CO जो है वर्ड कंफ्यूजिंग था उनके लिए, इसलिए उन्होंने आंसर नहीं किया। तो ये क्योंकि प्रॉब्लमेटिक है, लोगों ने इसको सही तरह समझ के फिल नहीं किया, इसलिए ये सही तरह से लोड नहीं हो रहा है इस डायमेंशन में। तो इसका जो पॉइंट अब ये है कि यू नीड टू
इसको अगर इसको कंसिडर ना करें, आप अपने एनालिसिस में इसको इग्नोर कर दें, इसके बगैर सब्जेक्टिव नॉर्म को मेजर करें, तो आपका जो है एनालिसिस बेहतर होगा। तो ये गुडनेस ऑफ डेटा है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आपका डेटा में इसमें थोड़ा सा फ्लॉड है। इसी तरह अगर हम इंटेंशन टू शेयर के ऊपर जो है उसका एनालिसिस करें हम, तो पता चलता है, फिर उसका फैक्टर एनालिसिस करें हम, जो हमारे सवाल थे, लेट्स सी कि वो ठीक आते हैं कि नहीं आते हैं। सब्जेक्टिव नॉर्म के बाद हमने कहा था इंटेंशन टू शेयर को हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल जो इंटरेस्ट का था उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है। इसको जब रन करते हैं तो इंटेंशन टू शेयर जो है वो देखें तो वो सारा का सारा एक ही, ये सारे सवाल एक ही डायमेंशन के अंदर, एक कंपोनेंट के अंदर लोड हो रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट थिंग। और किसी हद तक हमारा जो है डेटा अब इस लिहाज से तैयार है तो फर्दर एनालिसिस, क्योंकि हमने अब क्या एक चीज़ हमने उसमें से आइडेंटिफाई की कि जो आपका सब्जेक्टिव नॉर्म आइटम नंबर 4 जो था वो प्रॉब्लमेटिक था, और उसकी वो उसने आपने उसको जो है इग्नोर कर दिया। इससे आपका डेटा जो है कुछ बेहतर हो गया। और भी इस तरह की मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं जिसमें आप अपने डेटा के एनालिसिस के बाद आपको पता चल सकता है कि वो डेटा जो है कितनी अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। तो ये आपने रन करके देख लिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप इसके बाद सॉर्ट ऑफ जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने प्लान की है वो ये है कि अब आप अपने डेटा के ऊपर जो उसके कोरिलेशंस हैं वो निकाल के देख लें, या जो रिग्रेशंस हैं वो निकाल के, क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो निकाल के देख लें। इसके अलावा जो ग्रुप डिफरेंस की स्टैटिस्टिक्स हैं वो हम निकाल के अब देख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम जब इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो उस तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर आप ये डेटा साइड पे इसकी जब आएँ आप एनालिसिस, तो आपने ये देखा होगा कि A1, A2, A3, A4 ये 5 क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट नॉर्म पे, 5-6 क्वेश्चन। अब हम एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं कि एटीट्यूड का रिलेशनशिप सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ है कि नहीं है, या सब्जेक्टिव नॉर्म का रिलेशनशिप विद इंटेंशन है कि नहीं है, तो ये तो 5 मुख्तलिफ सवाल हैं, इनका अलग-अलग करेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनेगी। तो ये है और मुश्किल हो जाएगा उसका एनालिसिस करना। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं कि आप कहते हैं A1, A2, A3, A4, A5 जो है ये अगर हम इनको कंबाइन करके इसका एक कॉम्पोजिट वैल्यू निकाल लें, इन चारों की वैल्यू 4 + 4 + 4 + 2 + 4 डिवाइड बाय 5 कर दें तो हमारे पास एक जो मीन रिस्पांस आ जाएगा फॉर द एटीट्यूड। हमारे उस इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो उस इंडिविजुअल का एटीट्यूड हम एज अ मीन स्कोर हम मिल गए। तो उसके लिए हमने कंप्यूट करके ट्रांसफॉर्म के एक्शन में जाते हैं और कंप्यूट किया, और हमने कंप्यूट करके एक टारगेट वेरिएबल एटीट्यूड निकाल लिया, एक टारगेट वेरिएबल सब्जेक्ट नॉर्म निकाल लिया, एक टारगेट वेरिएबल हमने जो है इंटेंशन टू शेयर का निकाल लिया। ठीक है जी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। टाइम बचाने के लिए हमने इन वेरिएबल्स को पहले से ये बनाए हुए हैं और ये इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास ओके ये मेरे ख्याल में सब्जेक्ट नॉर्म्स, ओके इसमें वो डिलीट कर दी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके मीन रिवॉर्ड यहाँ पे ये इंटेंशन, ये एक वेरिएबल बना हुआ है ATT विच इज़ द कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ द 5 क्वेश्चंस, जो ये वाला वेरिएबल है। इसी तरह आपका सब्जेक्टिव नॉर्म पे हम देखें कहाँ बना हुआ है, ये सब्जेक्टिव नॉर्म पे बनाया हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास एक ये बना हुआ है, एक आपके पास सब्जेक्ट नॉर्म का बनाया हुआ है। ठीक है, और ये इंटेंशन टू शेयर का बनाया हुआ है। ये 3 ऑलरेडी बना के इनके हमारे पास ये 3 बने हुए हैं। तो इनको हम इन्हीं वेरिएबल्स को हम बेसिकली अगर हम इनका एनालिसिस करें तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि इनके इन वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन क्या है। ये भी है कि थोड़े से इन वेरिएबल्स को बनाया हुआ है दोबारा कैलकुलेशन करके। तो अगर हमें दोबारा बनाना चाहें भी तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा चलें एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, कंप्यूट करें, कंप्यूट में हम कहते हैं कि हम अब बनाना चाह रहे हैं ATT जो है, और बेसिकली ये बेसिकली 1 से लेके 5 तक के, ये 5 आइटम्स के दरमियान में है। 5 या चलें इसको हम रख लेते हैं ATT 5 कह लेते हैं, 5 आइटम्स का। ये बेसिकली क्या है, ये सम है किसका, A1,
A2, A3, A4, A5। ठीक है जी, इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और हम डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो हमारा का मीन रिस्पांस आ जाएगा। दरमियान में हमें कॉमर्स लगाने हैं क्योंकि ये ठीक है जी। ये हमारे पास ATT5 बन गया, ये 5 आइटम्स के ऊपर बनाया हुआ है। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं, तो ये क्या करेगा कि एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा। ATT एक्चुअली 3 दफ़ा T आ गया है, ATT5 इसने बना दिया है। एक और बताएं एनालिसिस करते हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्म करते हैं, कंप्यूट करते हैं। अब इस जगह पे ATT5 की जगह पे हम कहते हैं सब्जेक्टिव नॉर्म। हमारे पास 6 सवाल थे। सब्जेक्टिव नॉर्म ने हमने कहा था कि जो है आइटम नंबर 5 जो है 4 जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम कहते हैं SN5 के नाम से हम बनाते हैं। SN5 में हम क्या क्या शामिल करते हैं, हम SN5 में हम कहते हैं SN1, SN2, SN3 और SN5 और SN6, लेकिन टोटल ये क्या है, ये 5 हैं। तो हम 4 को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि 4 का जो है हमें प्रॉब्लमेटिक नज़र आया। जब हमने क्वालिटी ऑफ डेटा को चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने ये 5 बना लिया और एक नया वेरिएबल SN5 के नाम से बनाया। चेंज ओके, देयर इज़ ऑलरेडी विद नेम, हम इसको कह देते हैं SNN5 कह लेते हैं, NN5, और इसको स्मॉल कैप्स में कर लेते हैं SNN5। ठीक है जी, वो ATT5 था, SNN5 हो गया ये वेरिएबल। और एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं कंप्यूट में। हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है ITT, इंटेंशन टू शेयर नॉलेज, इंटेंशन टू शेयर नॉलेज, ISTK कर लें इसका नाम हम। लेट्स सी, ये भी 5 आइटम्स पे बनता है, ये देख लेते हैं एक मिनट। इंटेंशन टू शेयर जो है एक्चुअली 5 ही आइटम्स हैं इसके भी। ITSK, लेट्स से दिस इज द वेरिएबल जो हम लोगों ने बनाया है। इसमें जो है हम इसकी जगह पे ओके, तो हम क्या करते हैं, ये ओके इसके दरमियान हम कॉमर्स लगाने हैं। ठीक है जनाब, ये आपका बन गया इंटेंशन टू शेयर नॉलेज का एक कॉम्पोजिट वैल्यूड वेरिएबल हमने बना लिया, जो इंस्टेड ऑफ 5 डिफरेंट क्वेश्चंस उसका कंपोजिट वैल्यू का रिजल्ट जो है मीन निकाल के इसने, एवरेज निकाल के इसने इसको रख दिया। तो आपके पास अब जो अगर डेटा में जाएं हम अपने, तो डेटा सेट में जाएं तो एक्चुअली एट द एंड उसने ये वेरिएबल्स बनाए होंगे। अगर हम देखें टुवर्ड्स द एंड ATT5, SN5 और ISTK5। ठीक है जी, अब ये हमारे पास जब कॉम्पोजिट वेरिएबल्स आ गए तो अब हम इनका मज़ीद एनालिसिस करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं विद कोरिलेशन और बाइवेरिएट एनालिसिस, जस्ट टू सी कि इन वेरिएबल्स का आपस में इनका कैसा ताल्लुक है, इनके दरमियान में क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। इससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हमने कुछ हाइपोथेसिस हमने ये बनाए थे कि इंटेंशन टू एटीट्यूड जो है उसका पॉजिटिवली इफेक्ट है किसके ऊपर, इंटेंशन टू शेयर। हाइपोथेसिस की जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी 6 जो पिछले सेशन में, तो अगर हम उनको देखें दोबारा तो हमने कहा था एटीट्यूड का इम्पैक्ट जो है वो इंटेंशन टू शेयर पे है। तो अगर हम इसका कोरिलेशन जब टेबल देखें तो ये इंटरेस्टिंगली देख रहा है एटीट्यूड का, ये आपके जो टेबल है यहाँ पे एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, ISTK और एटीट्यूड का, एटीट्यूड के साथ तो 1 ही आएगा इसका कोरिलेशन, ये हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। लेकिन एटीट्यूड का जो ISTK के साथ क्या आ रहा है, ये 0.363 है, जो कि इसका जो रिलेशनशिप आ रहा है वो 0.363 है। और ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। 2 चीज़ें, अगर हमने हाइपोथेसिस को देखना है तो हाइपोथेसिस के हिसाब से ये एटीट्यूड का जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद, क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो पियर्सन कोरिलेशन की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो पॉजिटिव है। और ये सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि आपके पास ये 0.002 आ रहा है। तो हाइपोथेसिस के हवाले से ये है आपका जो है वो ट्रू सेट हो जाता है। आप कहेंगे कि जी हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, ऑल्दो जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, विच इज़ 0.3। यूजुअली हम 0.5 एंड अबव जो है कहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग, या 0.6 के करीब हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, 0.5 तक हम कहते हैं कि ये तकरीबन आपके मॉडरेट लेवल का जो है रिलेशनशिप है।
बट रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ की बात की हमारा हाइपोथेसिस था कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और वो सिग्निफिकेंटली रिलेट करता है, तो उस हिसाब से यस सिग्निफिकेंट है रिलेशनशिप से। आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जो हमारा सैम्पल डेटा है ये बाकी पॉपुलेशन में भी अगर हम एटीट्यूड और इंटेंशन के दरमियान में रिलेशनशिप देखेंगे तो हमारा ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा पहला एटीट्यूड, हमारा पहला हाइपोथेसिस जो है इसके इस इंफॉर्मेशन के बेस पे इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हाइपोथेसिस था सब्जेक्टिव नॉर्म जो है वो इंटेंशन पे उसका रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव नॉर्म का भी 0.276 आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इम्पॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट है। इसी तरह आपका जो इंटेंशन टू शेयर, तो इंटेंशन टू शेयर के साथ ही होगा तो उसका 1 ही आएगा। तो हमारे जो पहले दो हाइपोथेसिस थे इंटेंशन टू एटीट्यूड जो है का इम्पैक्ट जो है इंटेंशंस के ऊपर है कि नहीं है वो भी प्रूव हो गया, दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए एनालिसिस की वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो स्टेप जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका रिग्रेशन हम निकाल के देखते हैं। रिग्रेशन में हम ये कह रहे थे कि सब्जेक्टिव नॉर्म्स और जो एटीट्यूड है वो जो है आपके इंटेंशंस को प्रिडिक्ट कर सकता है और वो सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर सकता है उसके अंदर जो चेंज है। तो हमने जो रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करते हैं तो बेसिकली हमारा जो है वो इन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आएंगी उसकी बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके अंदर चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा जो रिग्रेशन है बेसिकली उसी चीज़ इसी बेसिक फिलॉसफी के ऊपर चलती है। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस जब करें तो इसमें बेसिकली रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की ऑप्शन है, उसको हम चूज़ करते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में हमारे पास क्या होगा जी, इंटेंशन टू शेयर का, क्योंकि इस पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर रहा है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सब्जेक्टिव नॉन इन्फ्लुएंस कर रहा है जो कि आपका दूसरा वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो अब ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें अगर हम इसको सिंपली अगर हम ओके कर दें तो ये आपको वही 3 टेबल्स देगा जिन पे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि अपेरेंटली इसका जो आर स्क्वायर है वो 0.16 यानी 16% ऑफ वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। अब ये वेरिएशन जो है इसका मतलब है कि आपके पास जो मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स आपके इंटेंशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनमें से 2 जो हैं ये 16%, 0.16 का मतलब होता है 16%। तो 16% ऑफ वेरिएशन जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका है इंटेंशन, वो इन 2 वेरिएबल्स के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें बाकी के तकरीबन 60% जो है 60 या 70% वो बता रहा है कि ये आपका स्टैंडर्ड एरर है जो कि अब अनएक्सप्लेन्ड है। अभी हमें नहीं पता, हमारे इस मॉडल के अंदर हमने सिर्फ 2 ही वेरिएबल ली हैं क्योंकि इंटेंशंस को बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो अपेरेंटली देयर आर अदर वेरिएबल्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो वो उनमें से जो है उसकी वैल्यू 0.67 तकरीबन 60% भी वो बता रहा है कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स हैं जो कि इसके अलावा भी है। तो इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें और अभी इम्प्रूवमेंट में और चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से आपके ये मॉडल और अच्छी तरह से जो है प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इस मॉडल में अभी जो है नेचुरली वो लिमिटेड है और ये सिर्फ 16% ऑफ वेरिएशन इन दी इंटेंशन को जो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल उसके एक्सप्लेन हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट जो दूसरा जो हाइपोथेसिस हमने कहा था कि क्या ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देंगे और दूसरी जो चीज़ देखेंगे कि उसके सामने वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये आपका हाइपोथेसिस जो है प्रूव हो रहा है। हाइपोथेसिस आपने कहा कि आपकी 2 सब्जेक्टिव नॉर्म और इंटेंशन और आपका एटीट्यूड जो है वो सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन करेगा आपकी वेरिएशन इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ द इंटेंशन टू शेयर। तो जो है ये इस बेसिस पे आपका हाइपोथेसिस भी प्रूव हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इसमें से ले सकते हैं वो देख सकते हैं, वो ये है कि आपकी जो दोनों वेरिएबल्स हैं इन दोनों में से अगर हम देखना चाहें कि किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो हमने कहा था कि वो बीटा इसकी वैल्यू स्टैंडर्डाइज देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। स्टैंडर्डाइज वक्त हमने कहा था अगर हमारे पास दोनों के स्केल्स डिफरेंट हैं, यानी एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म डिफरेंट स्केल्स पे है, तो हम स्टैंडर्डाइज देखेंगे, वरना अनस्टैंडर्डाइज भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों के स्केल्स जो है, तो अगर हम क्योंकि दोनों के स्केल्स हमें पता है सेम थे, दोनों
एक 5 जो लिकट स्केल इंटरवल स्केल था उसके ऊपर हम लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ था। तो दोनों का सेम है। तो अगर हम देखें तो इसमें कंट्रीब्यूशन एटीट्यूड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सब्जेक्टिव नॉर्म का कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मीनिंग क्या है इसकी? आप इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो इन्फॉर्मेशन हम ये कहेंगे कि जनाब 16% ऑफ जो वेरिएशन आ रही है आपकी इंटेंशन, जो चेंजेस आती हैं इंटेंशंस के अंदर, जो बनती है या कम होती है इंटेंशन, वो किन किन दो फैक्टर्स की वजह से बनती है, किन दो चीज़ों की वजह से बनती हैं? वो एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म की वजह से। जिनमें से अगर हम दोनों में से देखा जाए तो एटीट्यूड एक्चुअली ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव नॉर्म। वो 2.94 है, ये 2.03 है। यही अगर हम देखना चाहें तो स्टैंडर्डाइज में अगर हम देखें जो क्लोज टू अनस्टैंडर्डाइज है, तो यहाँ पे 3.305 आ रहा है या 0.1। बेसिकली अगेन कंट्रीब्यूशन जो है एटीट्यूड का ज़्यादा आ रहा है, सब्जेक्टिव नॉर्म का जो है वो कम आ रहा है। तो अपेरेंटली हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ, ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये जो है आपके इंटेंशंस को एक्सप्लेन करते हैं। इंटेंशन टू शेयर ऑफ प्रोजेक्ट की जो एक्सपर्टीज जो है उनकी तरफ वो एक्सप्लेन करते हैं ये दोनों वेरिएबल्स। और जो है आपकी जो इनमें से जो एटीट्यूड है उसका ज़्यादा रोल है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग दी इंटेंशंस फॉर्मेशन। तो इस बेसिस पे आप सर्टन आपकी जो आगे जो इम्प्लिकेशंस हैं उसके ऊपर आप और कर सकते हैं कि आपके नॉर्म्स, सब्जेक्टिव नॉर्म्स से ज़्यादा एक्चुअली इंडिविजुअल के एटीट्यूड को फॉर्मुलेट करने में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनका रोल ज़्यादा है फॉर फॉर्मिंग। तो इसको आप फिर ट्रांसलेट करते हैं इनटू कि अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको अगर हम लोगों ने देखना है इन टर्म्स ऑफ के वो उनको हम देखना चाह रहे हैं, वो बेसिकली अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो देखना चाह रहे हैं कि उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस करें, उनकी इंटेंशंस को कैसे फॉर्मुलेट कर सकती हैं इंटरनली माइंड में, उनकी क्या चीज़ गुजरती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फोकस जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमें उनके एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि एटीट्यूड पे क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, और इस बेसिस पे फिर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी हमने चेंजेस लेके आनी है जो उनके एटीट्यूड को हेल्प कर सके फॉर्मुलेट करने में, और फिर बाद में ये रिज़ल्ट ये हो, होपफुली ये हो कि जब वो उनके एटीट्यूड्स को आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो अपने नॉलेज को शेयर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि लोग क्यों जो है वो शेयर नहीं करते। उनमें से हमने कहा कि हम बेसिकली फोकस ये कर रहे थे कि उनका जो अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनके जो कॉग्निटिव लेवल पे जो प्रोसेस था उसको हम स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर इंडिविजुअल का एटीट्यूड सही बना हो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जो है आपका जो भी एक जो इशू है, तो उसकी वजह से वो इंडिविजुअल शेयरिंग करता है या नहीं करता है। तो ये बेसिकली इस तरह की चीज़ों के ऊपर बेसिस करते हुए आप इंटरप्रिटेशंस आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक क्विक रन डाउन था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के हमने चंद चीज़ें जो हमने की आज, वो बेसिकली हमने एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखा, रिलायबिलिटी को देखी, वैलिडिटी वगैरह चेक की थ्रू फैक्टर एनालिसिस, कोरिलेशन निकाली और रिग्रेशन, और फिर थोड़ी सी हमने बात इंटरप्रिटेशन के ऊपर की। पॉइंट अगेन यहाँ पे यही है कि हम यही चाह रहे हैं कि हम जो हमारा रिसर्च है उसका जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको बेसिस पे हम सर्टन फाइंडिंग्स बताएं। सर्टन फाइंडिंग्स जो हैं वो हमने अपनी जो डेटा कलेक्टेड है उसके ऊपर हम लोगों ने सर्टन फाइंडिंग्स बतानी है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे मॉडल के अंदर चीज़ें थी जो अभी हमने करनी है, होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन में वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे ये मॉडरेशन और ये दरमियान में जो रिलेशनशिप था इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बेसिकली जो हमारी आज जो डिस्कशन थी वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे थी, रिलायबिलिटी थी, वैलिडिटी, कोरिलेशन और रिग्रेशन, और जनरली हमने इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात की। अभी इंटरप्रिटेशन नेचुरली जैसी रिसर्च है, जो फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे आपका अपने फील्ड का, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज़ चाहिए, यहाँ पे आपको रिसर्च की एक्सपर्टीज़ चाहिए, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्ट करना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, जो मीन आया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है, जो कोरिलेशंस आई हैं, जो हाइपोथेसिस प्रूव हुए हैं, जो आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आई हैं, वो आपने जो है देखनी है कि वो
किसी हद तक जो है वो क्या कह रही हैं, और उसके बेसिस पे आप फिर एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद फिर आप अपनी सर्टेन रिकमेंडेशंस देते हैं टू द टॉप मैनेजमेंट और टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द एकेडेमिया और टू द रिसर्च कम्युनिटी के यूं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ चाहिए, यहाँ पे आपको रिसर्च की एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो आज की जो सेशन है उसमें गई हमने SPSS में ये बेसिकली फोकस थी, और आपने अपनी जो रिसर्च करनी है उसमें इन्हीं चीज़ों को टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपने मुख्तलिफ लेवल के जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो विद दिस आई थिंक वी विल वाइंड अप। जो चीज़ें रह गई हैं जो मैंने आपसे कहा वो जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, वो एक ये चीज़ रह गई है, और इसके ऊपर ये है एक चीज़, तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने आपके साथ अभी नहीं की, वो ये है कि हमने कहा था कि आपका जो है जो ग्रुप जो है डिफरेंस, वो भी हम लोगों ने स्टडी करना था कि वो क्या आता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फिर क्या करेंगे कि हम मॉडरेशन, मीडिएशन, और फिर तीसरी चीज़ जो है हम वो ग्रुप डिफरेंस की भी एक्सरसाइज करेंगे SPSS के अंदर, और देखेंगे कि हमने जैसे जो मुख्तलिफ टी टेस्ट है, या हमारे पास जो 1 सैम्पल टी टेस्ट है या 2 सैम्पल टी टेस्ट है, उस तरह की जो हमने जो जर्नल डिस्कशन की थी SPSS में हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन and hope to see you next session. Assalamu alaikum.